छोटी बहू अपनी माँ से पहले सास और जेठानी का सम्मान होता है। आज अमित और सुधा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते 1 साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए थे और अमित की खूब तारीफ किए जा रहे थे। भाई और भाभी मनीष और गीता भी अमित के आगे पीछे ही घूम रहे थे। अमित की माँ कविता जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और सब लोग अमित को बधाइयाँ दे रहे थे। ये अलग बात थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने अमित को आवाज़ देकर कहा, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। वैसे भी पूजा मुहूर्त पर ही हो जाए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर अमित ने कहा, बस पंडित जी 5 मिनट और, सुधा अभी आती ही होगी। अमित की बात सुनकर कविता जी ने कहा, अरे बेटा, अगर सुधा को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। पता नहीं सुधा कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। कविता जी की बात सुनकर अमित मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो सुधा ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर कविता जी ने कुछ नहीं कहा, मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गईं। अमित सुधा का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते उसे वो दिन याद आया जब सुधा उसकी पत्नी बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी। अमित ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर रहा था। इसलिए स्कूल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जबकि अमित का भाई मनीष अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से अमित की माँ कविता जी का भी रुझान अपने बेटे मनीष की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है उसकी पत्नी का ही सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। यही हाल घर की बहुओं का था। गीता घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि सुधा घर में सबके लिए एक नौकरानी भर थी। सुधा दिन भर घर का काम करती थी, पर फिर भी उसके हिस्से सिर्फ ताने आते थे। अमित जो भी कमाता था वो सब कविता जी के हाथ में लाकर रख देता था। सुधा को अगर कुछ चाहिए होता था तो कविता जी से मांगना पड़ता था, पर कविता जी से पहले तो गीता ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि सुधा के खाने पीने में भी रोक टोक थी। गीता और कविता जी सुधा की थाली पर नज़र जरूर रखती थीं कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे खाते देखकर ज़रूर बोलती थीं, हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, उड़ा लो। बेचारा जेठ तो कोलू का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। सुधा का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि अमित को दिख नहीं रहा था। 1-2 बार कविता जी को उसने समझाने की कोशिश भी की थी, पर कविता जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन सुधा को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था। घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण कविता जी ने सुधा को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूरी बनाने को कहा था। गीता तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। सुधा ने अकेले ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गर्मा गर्म पूरी तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसी जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि सुधा के लिए सब्जी बची ही नहीं। सुधा खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे। अब वो खाना कैसे खाती? तभी उसे याद आया कि गीता भाभी के मायके से 1 दिन पहले ही आम का अचार आया है। तो वो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूरी खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर गीता ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? ये मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतना ही आम के अचार का शौक़ है तो अपने मायके वालों को बोलो। गीता की बात सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, सब्जी खत्म हो गई थी इसलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। गीता अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकलकर आ गए। कविता जी ने भी गीता का पक्ष लेते हुए कहा,
छोटी बहू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे एक आम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, सुधा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सुधा के चिल्लाने की आवाज़ से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर गीता गरजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए गीता थप्पड़ मारने के लिए सुधा की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी ज़ोर से मोड़ा कि गीता की चीख निकल गई। यह देखकर कविता जी चिल्लाईं, अमित, तेरी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल, अब यह इस घर में रहने लायक नहीं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अमित का इतना कहते ही गीता और कविता जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराईं। सुधा अमित की तरफ देखने लगी। अमित अंदर कमरे में गया, अपना और सुधा का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया और सुधा का हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकलने लगा। कविता जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है इस घर में किसी को सुधा की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ अमित घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। उनकी वहां गृहस्थी बसाने में सुधा के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद सुधा और अमित ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी टाई और डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को ही पता नहीं चला, पर दोनों की मेहनत आज नजर आ रही थी। इतने में बाहर कार आकर रुकी। उसमें से सुधा निकलकर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर अमित मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली सुधा आज भारी चुनरी की साड़ी पहनकर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी बालियां थीं। हाथों में लाख की चूड़ियां पहने हुई थी, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। सुधा को इस तरह देखकर और अमित को उसके माता पिता का सम्मान करते देखकर गीता कविता जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ, यही सम्मान है आपका। उसकी बात सुनकर कविता जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में क्या बोलूँ? कितना ही सम्मान कर ले, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा। आखिर उसके पति को मैंने जना है। अमित और सुधा हवन में बैठ गए और थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजन के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भोजन का भी लुत्फ उठाया। खुद अमित और सुधा ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा। उन्हें खिला पिलाकर उन्हें अपने एक दोस्त के साथ उसकी कार से घर पर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले सुधा की माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए शॉल जरूर गिफ्ट की। यह सब देखकर तो कविता जी और ज़्यादा जल भून गईं। कई रिश्तेदार तो वहाँ से चलते बने। अब फैक्ट्री में रह गए अमित, सुधा, कविता जी, गीता और मनीष। गीता ने मौका देखकर ताना मारा, लो भाई, देवरानी तो बनी महारानी, अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जी दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में कविता जी ने भी कहा, बेटी के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाते हैं, इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को। मेरे बेटे का फालतू का खर्च करवा दिया। अपने माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है। यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी है, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर सुधा मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकालकर कविता जी को दी और एक साड़ी निकालकर गीता को पकड़ाते हुए बोली, ये रहा आप लोगों का गिफ्ट। साड़ी को उलट पुलट कर देखने के बाद गीता बोली, बस एक साड़ी अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है। अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज़्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए तो इससे ज़्यादा ही बनता है। मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए ज़रा, कहकर सुधा अंदर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर लेकर आई।
यह आपके लिए जेठानी जी, ये आप रखिए। सुधा ने गीता को वो बॉक्स पकड़ाया। वो काफ़ी वजनदार था। उससे रहा नहीं गया तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोला। उसमें एक मर्तबान रखा हुआ था। उसे निकालकर देखा तो उसमें आम का अचार रखा था। गीता और कविता जी हैरानी से सुधा और अमित की तरफ देख रहे थे। तब अमित ने कहा, माँ हैरानी से क्या देख रही हो? यह तो वही आम का अचार है ना जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। यह आपके लिए हमसे ज़्यादा कीमती था, इसलिए इससे महंगी चीज़ तो और क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने सुधा को चोर साबित किया था, तो आपको यही लौटा रहे हैं। कहते हुए अमित ने हाथ जोड़ लिए। कविता जी कुछ ना कह पाई और गीता और मनीष के साथ अपना सा मुंह लेकर वहाँ से रवाना हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।